सो वी आर गोइंग टू लुक दिस ऑल द थिंग्स। तो मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताया व्हाट इज द फार्माकोलॉजी। रिमेंबर, यस, स्टडी ऑफ ड्रग्स। हाउ कैन यू रिमेंबर? यस, फार्मा प्लस लॉगोस। इस वर्ड से आपको याद रहेगा कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। ओके, वाई, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर आप कई सारी दवाइयां पढ़ रहे हैं। ओके, बिकॉज डेफिनेटली दीज ड्रग्स और मेडिसिन डायरेक्टली alters pathological and physiological status, pathological and physiological status of patient. Getting the point? Okay, so this all the things we are going to do. Okay, so now see here what I want to tell you, how we are going to study this pharmacology. Remember, सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, मीन्स एनाट, फिजियो, और जहां जरूरत पड़ी वहां पर बायोकेम को हम इंटीग्रेट करेंगे। फिर उसके बाद हमें उस बीमारी की पैथोजेनेसिस पढ़नी पड़ेगी, तो पैथोजेनेसिस को हम लर्न करेंगे। और जैसी पैथोजेनेसिस हमें पता चला, फिर हम इसके बाद ड्रग्स की स्टडी करेंगे कि उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज आवर फार्माकोलॉजी। लेकिन फिर इसके बाद, यस, आई वांट टू टेल यू कि ड्रग्स पढ़ने के बाद आपको यह भी देखना है कि इसे हम मेडिसिन में, सर्जरी में, पीडिया में किस तरीके से अप्लाई करें। यस, हाउ टू अप्लाई इन अवर मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया। और इन सारी चीजों के साथ जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ओके, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम कॉन्सेप्ट तो बनाएंगे। हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, फर्स्ट we will make the concept, most important thing. Second, we will integrate with other subject. Okay sir. तीसरी चीज कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए हम इसमें बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे। चौथी चीज, हम यहां पर कई सारे फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। ओके सर। टॉपिक को फनी बनाने के लिए हम कई सारे निमोनिक यूज करेंगे। ओके, जैसा कि आपने फार्माकोलॉजी का पहला फ्री डेमो अगर अटेंड किया होगा तो हमने बहुत ही फनी निमोनिक बनाए थे। यस, हकला मत वरना मार दूंगा, सम काइंड ऑफ द फनी निमोनिक्स वी हैव क्रिएटेड फॉर द स्टडी ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आप हमारे पहले फ्री डेमो को जरूर देखेंगे, पैथोलॉजी का भी और फार्माकोलॉजी का भी। हमने हर चीज का स्टेप बाय स्टेप उसमें स्टडी किया था और फनी ट्रिक्स भी बनाए थे। सो वी विल मेक द आवर निमोनिक्स, वी विल क्रिएट द ट्रिक्स, ताकि कोई भी क्वेश्चन वाइवा में या एमसीक्यू में हमारे आता है तो हम क्विक आंसर कर सकें। और इसके साथ में हम आपको कई सारी फनी मेडिकल स्टोरीज भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आप टॉपिक को इंटीग्रेट कर सके और टॉपिक को एंजॉय कर सके। सो दिस विल बी आवर वे हाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय द सब्जेक्ट, so that we can create this all the things in our long term memory. Okay, so this all the things will be useful and we will retain the pharmacology for long term memory. Okay, so we are going to do this all the things one by one, step by step हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से हम इस चीज को प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, लेटर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी विल मूव फॉर द आवर नेक्स्ट थिंग। सी हियर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया है। सी हियर व्हाट आई वांट टू टेल यू, इफ एनी पेशेंट इज हैविंग द asthma, so what are the various medicines, what are the various drugs which you can use for the treatment of the asthma? तो फार्माकोलॉजी में हम इनके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां यूज करेंगे उसे हम कहेंगे एंटी एस्थमेटिक्स। गेटिंग द पॉइंट? तो फार्माकोलॉजी कुछ नहीं है, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। जैसे कि 2 और 2 दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 4 होता है। ओके, जब हम
5 में से 2 घटा रहे हैं तो 3 आता है। इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन है। फार्मेकोलॉजी मींस यू कैन से द मैथमेटिक्स। कैसे हम देखते हैं। याद रखेंगे कि कभी भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ द आवर 3-dimensional orientations also. Okay, you all are very well aware that our respiratory system is there. Okay, I will tell you in detail in asthma chapter, but can you see respiratory tract, upper respiratory tract, which is made by our nasal cavity. Yes, then pharynx, there is a nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Can you see this is the larynx? तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो एयर लैरिंग्स से होते हुए फिर ट्रैकिया में आता है। सो यू कैन सी दिस इज द आवर ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया जो है कैरिना पे, यस आई टोल्ड यू एट द आवर एनाटॉमी पार्ट, यस दिस इज द आवर कैरिना, ओके, एंड देन हियर इज द राइट ब्रोंकस एंड यस राइट ब्रोंकस एंड दिस इज द लेफ्ट ब्रोंकस। आपको बहुत अच्छे से पता है राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड ब्रॉडर एंड लेफ्ट ब्रोंकस इज नैरोवर बट लॉन्गर। ओके, तो अब यहां से एयर जो है वो कहां पहुंचता है, डेफिनेटली इट इज रीचिंग टू द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। सो दिस इज जस्ट वन जनरल एनाटॉमी। इसमें कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, कहां पर बीटा 1 होता है, कहां पर बीटा 2 होता है, कहां पर बीटा 3 होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर, दिस ऑल द थिंग्स वी विल स्टडी एट आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट। ओके, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन ब्रीफ अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ द अस्थमा, तब हम फार्मेकोलॉजी को और मेडिसिन को प्रॉपर समझ सकेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई पेशेंट डस्ट में जाता है, एलर्जिक कंडीशन में जाता है, कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, कोई फैमिलियल हिस्ट्री है कि उसके खानदान में ये परंपरा चली आ रही है, दादा को अस्थमा था, फिर उसके बाद पिताजी को अस्थमा हुआ, फिर बेटे को भी अस्थमा हो गया, सच काइंड ऑफ द हिस्ट्री विल बी देयर। और जब भी ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आते हैं, सपोज किसी आदमी को डस्ट से एलर्जी है, डस्ट के पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आए, तो ये जो डस्ट के पार्टिकल हैं या जो एलर्जिक मटेरियल है वो ट्रेकिया के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। ओके सर, ट्रेकिया के रिसेप्टर को स्टिमुलेट किए, जैसे ही ट्रेकिया के रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट किए। इन्फ्लेमेशन के कारण बहुत सारे केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं और ये केमिकल मीडिएटर सडनली ट्रेकिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो देयर इज यस ब्रोंकोस्पाज्म, एबनॉर्मल ब्रोंकोस्पाज्म, और इरिटेट होने के कारण ट्रेकिया के अंदर से सिक्रेशन निकलता है, दैट इज द हाइपर सिक्रेशन। सो अस्थमा इज द कंडीशन, इट इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इट इज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। ये एक हमारे रेस्पिरेटरी डिसीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसीज है जिसमें ट्रेकिया जो है, हमारा जो ब्रोंकियल सिस्टम है वो सडन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसमें खूब ज्यादा सिक्रेशन होता है विच लीड्स टू द एबनॉर्मल ब्रीदिंग एक्टिविटी। जैसे जब पेशेंट सांस लेगा तो अजीब सी आवाज आएगी, दैट इज द व्हीजिंग, गेटिंग द पॉइंट, एंड देयर इज अ डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग एक्टिविटी। ओके, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा विच विल क्रिएट द प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग, दैट इज नोन एज अस्थमा। और इसमें 2 वर्ड यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर हैविंग द डायर्नल वेरिएशन, मतलब दिन में और रात में। दिन में पेशेंट जो रहेगा हो सकता है ठीक रहे, लेकिन रात को जब ठंड पड़ती है तो उस समय ट्रेकिया और ब्रोंकस सडनली कॉन्स्ट्रिक्शन शो कर सकते हैं। एंड सीजनल वेरिएशन, गर्मी का समय है पेशेंट ठीक रह सकता है, ठंड का समय आता है तो कोल्डनेस के कारण पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म प्रेसिपिटेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।